दोपहर का वक्त था, लेकिन गांव की गलियों में धुंध और खामोशी छाई थी। धर्मवीर के घर से निकलने के बाद अर्जुन और तारा ने काका का पता ढूंढने का फैसला किया, लेकिन ये काम उनकी उम्मीद से ज्यादा मुश्किल था। एक पुराने घर के बाहर बैठे बुजुर्ग आदमी से अर्जुन ने जैसे ही काका का नाम लिया, उस आदमी ने तारा और अर्जुन को घूरना शुरू कर दिया और बोला, तुम लोग उनको क्यों ढूंढ रहे? अरे वो बहुत बुजुर्ग हैं, कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं, और घर तो हमें नहीं पता, बस कभी भी रास्ते में मिल सकते हैं। अर्जुन और तारा हैरान थे। जैसे जैसे वे अंदरूनी गलियों में आगे बढ़े, धुंध और घनी होती गई। तभी उन्हें पीछे से पत्थरों पर किसी नुकीली चीज के रगड़ने की धीमी आवाज सुनाई दी, वही स्क्रैचिंग साउंड जो अर्जुन को रात को आई थी। तारा डर से फुसफुसाई कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अर्जुन ने घबराकर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। दोनों ने इधर-उधर देखा और महसूस किया कि वो चलते-चलते बहुत सुनसान गलियों में आ गए हैं, और ऊपर से अजीब आवाजें, और दिखाई कोई दे नहीं रहा। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वे एक सुनसान चौराहे पर पहुंचे, जहां एकदम सन्नाटा छा गया। तभी धुंध के बीच से दिगंत अचानक सामने आ गया। अर्जुन और तारा हाँफ रहे हैं। दिगंत धुंध में से एकदम शांत खड़ा है। अर्जुन चौंका हुआ बोलता है, दिगंत, दिगंत जी, आप यहाँ कैसे? दिगंत शांत और गंभीर होकर कहता है, मैं यहाँ कैसे वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि तुम दोनों गलत रास्ते पर हो। तारा हाँफते हुए ही पूछती है, गलत रास्ता? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। दिगंत सख्त आवाज में जवाब देता है, कुछ नहीं, क्योंकि कोई तुम्हें कुछ नहीं बताएगा, न गांव वाले न कोई और। ये गांव झूठ पर जिंदा है। अर्जुन भी तुरंत बोलता है, तो हम क्या करें? हर कोई बस अजीब बातें बोलकर जा रहा है। दिगंत एकदम सीधे, आत्मविश्वास से कहता है, अर्जुन, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ। मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं, और तुम्हारी प्रॉब्लम का इलाज सिर्फ मैं कर सकता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ अर्जुन, कि तुम यहाँ प्रोजेक्ट के लिए आए हो। ये तुम्हारा पहला बड़ा काम है। अगर तुम इस गांव में अधूरा प्रोजेक्ट छोड़कर गए तो करियर में कितना नुकसान होगा, और इस गांव में जो है वो तुम दोनों को चैन से रहने नहीं देगा। अर्जुन चौंक जाता है और कहता है, आपको इतना सब कैसे पता है, और हमें क्या करना होगा? जब से आया हूँ इतनी अजीब चीज़ें हो रही हैं। तारा भी तुरंत बोलती है, और मेरे साथ भी। और अजीब बात यह है कि पहले दिन सब एक बाबा को बुला के कोई क्रिया करवा रहे थे, और अब जब मेरे साथ इतनी अजीब चीज़ें हुईं तो मेरा यकीन किसी ने नहीं किया सिवाय अर्जुन के। दिगंत जवाब देता है, मुझे तुम्हारी मदद के लिए वो पुरानी किताब चाहिए। वो राज की चाबी है। मुझे वो किताब दो, और मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रोजेक्ट को इस जाल से बाहर निकालूंगा। मुझ पर भरोसा करो। अर्जुन और तारा एक दूसरे को देखते हैं। दिगंत ने तारा की सुरक्षा की बात करते हुए उन्हें समझाया कि इस गांव में जो है वो उन्हें और किताब को चैन से रहने नहीं देगा। उसने भरोसा दिलाया कि उसके पास प्लान है। काका तक पहुंचना मुश्किल था, और दिगंत एक सीधा रास्ता दिखा रहा था। आखिरकार तारा ने दिगंत पर भरोसा किया, और दोनों ने किताब उसे सौंपने का फैसला किया। और तारा ने कहा कि उसने वो किताब अपनी फ्रेंड के घर में रखी है, जहां वो ठहरी हुई है। दिगंत ने एक मुस्कान दी और उन्हें आगे का रास्ता बताया। दिगंत पर भरोसा करके अर्जुन और तारा को धर्मवीर के घर से वो रहस्यमयी काली किताब लानी थी। दिगंत मुस्कुराता है। अर्जुन और तारा वहां से निकल जाते हैं। तारा जल्दी से धर्मवीर के घर पहुंचती है। धर्मवीर के घर पर धर्मवीर और उसकी पत्नी नहीं थे, और नंदिनी किचन में थी। तारा धीरे से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाज़ा बंद किया और अपने बैग की तरफ हाथ बढ़ाया, जहां उसने किताब छिपाई थी। तारा ने किताब निकाली, वो काली भारी किताब। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक अजीब सी ठंडी लहर उसकी उंगलियों से होती हुई उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। ये ठंडक डरावनी नहीं थी, बल्कि किसी पुरानी याद जैसी थी। तारा उस किताब को कमरे से बाहर ले जाने ही वाली थी कि तभी नंदिनी दरवाजे पर आकर बोली, तारा, कहाँ है तू? चाय बन गई है, आजा। तारा घबरा गई। तारा को दिगंत को किताब देनी थी, इसलिए वो जल्दी में थी। लेकिन नंदिनी की आवाज आते ही उसने किताब को तुरंत एक छोटे लकड़ी के बॉक्स में रखा, और उसे लगा कि उसे बॉक्स को लॉक कर देना चाहिए। लेकिन तारा के पास कोई चाबी नहीं थी। तभी उसकी नज़र अपनी पुरानी सिल्वर रिंग पर गई। उसे अचानक लगा जैसे ये रिंग बॉक्स के छेद के चाबी के छेद में ठीक से फिट हो जाएगी, और वो इसे हल्का सा घुमा देगी।
जैसे ही उसने रिंग को छेद पर रखा, किसी चीज के खिंचने की एक हल्की सी आवाज आई और बॉक्स जोर से बंद हो गया। किक। तारा ने देखा कि उसकी रिंग उस छेद में पूरी तरह फंस गई है। उसने जोर लगाया, लेकिन न रिंग बाहर निकली न बॉक्स खुला। तारा समझ गई कि वो अब दिगंत को किताब नहीं दे सकती, क्योंकि उसने खुद अपनी रिंग फंसा के पंगा ले लिया है। तारा ने फुसफुसाते हुए खुद से कहा, ओह नहीं, ये क्या कर दिया मैंने। वो समझ गई, उसे अब अर्जुन से मिलकर दिगंत को बताना था कि प्लान बदल गया है और किताब बंद हो गई है। नंदिनी ने तारा को यूं घबराए हुए देख पूछा, क्या कर रही थी, इतनी देर क्यों लगी। तारा अचानक शांत होकर जवाब देती है, कुछ नहीं, बस सामान देख रही थी। मैं नहीं आ सकती नंदिनी, मुझे अभी बाहर जाना पड़ेगा, एक जरूरी काम आ गया है। तारा नंदिनी को टालकर और अपनी नाकामी छुपाकर हाँफते हुए उसी सुनसान चौराहे पर पहुंची जहां अर्जुन और दिगंत उसका इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने चिंता से पूछा, तारा क्या हुआ, तुम इतना हाँफ क्यों रही हो, तुम किताब लाई। तारा ने हताशा में कहा, मैं नहीं ला पाई। ये सुनते ही दिगंत का चेहरा तुरंत सख्त हो गया और उसने धीमी तीखी आवाज में पूछा, क्या मतलब है नहीं ला पाई का। तारा ने जल्दी से पूरी बात बताई कि कैसे उसने घबराहट में किताब को एक छोटे लकड़ी के बॉक्स में रखा और कैसे उसकी रिंग चाबी के छेद में जाकर पूरी तरह फंस गई, जिससे बॉक्स अब नहीं खुल रहा है। अर्जुन चौंक कर बोला, क्या, रिंग से लॉक कर दिया। तारा तुम मजाक कर रही हो। लेकिन दिगंत ने अर्जुन को अनदेखा किया। वो एक कदम आगे बढ़ा और तारा से बोला, तुम लोग नहीं जानते कि तुमने क्या किया है। तारा ने कहा, दिगंत जी, हमें माफी चाहते हैं, पर अब हमें वापस जाना होगा और हम बाद में इस ताले को तोड़ने का तरीका ढूंढते हैं। दिगंत ने खुद को संभालकर सिर्फ ठीक है कहा। अर्जुन और तारा तेजी से दिगंत से हाथ मिलाकर वहां से निकल गए और गांव की मुख्य सड़क की तरफ भागे। अर्जुन और तारा तेज सांसें लेते हुए धर्मवीर के घर के दरवाजे पर पहुंचे। तारा के चेहरे पर पसीना था। जैसे ही दोनों ने दरवाजा खोला, नंदिनी सामने आ गई और तुरंत तेज आवाज में बोली, तारा तुम कहाँ थी, मैं कब से ढूंढ रही थी। और अर्जुन तुम मेरी दोस्त को लेकर कहाँ कहाँ घूम रहे थे। अर्जुन हड़बड़ाकर अपनी सांस संभालते हुए बोला, देखिए, वो बस एक जरूरी काम था, हम अभी आए हैं। लेकिन नंदिनी शांत नहीं हुई। उसने तारा की आंखों में डर देखकर शक से कहा, तुम दोनों के चेहरे ऐसे लग रहे हैं जैसे तुम किसी से भाग कर आए हो। मैं बता रही हूँ, मैं पापा को बता दूंगी। तारा चुप रही क्योंकि वो सच नहीं बता सकती थी। उसका गला सूख चुका था। तभी अचानक बाहर से एक आदमी की बेहद खौफनाक चीख गूंजी और नंदिनी डरकर कांप गई। ये किसकी आवाज थी। अर्जुन ने तुरंत कहा, चलो बाहर देखते हैं, कोई मुश्किल में है। तीनों तुरंत दौड़ते हुए बाहर गांव की सड़क की तरफ भागे, जहां लोग घबराकर एक दिशा में कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जा रहे थे। भीड़ में अफरा तफरी मची थी। कोई रो रहा था, कोई फुसफुसा रहा था कि भगवान बचाए। फिर हो गया। जब अर्जुन, तारा और नंदिनी भीड़ के बीच से धक्के खाते हुए साइट तक पहुंचे, तो वहां का सीन किसी डरावने सपने जैसा था। जमीन पर धूल, चारों तरफ लोगों के कदमों की आवाजें और बीच में एक आदमी की लाश, जिसे देखकर लोग सहमे हुए थे। अर्जुन, तारा ने ऐसा कुछ इस गांव में पहली बार देखा था। वो पूरी तरह शॉक रह गए। तारा की आंखें डरी हुई थीं। वो कांपती आवाज में बोली, मुझे नहीं पता, पर यहाँ रहना ठीक नहीं है। तभी सरपंच गुस्से और चिंता में फोन पर बात करते हुए वहां पहुंचे। हाँ, तुरंत इसका कुछ करना ही होगा। ये इस साल की चौथी घटना है। फोन रखते ही सरपंच की नजर अचानक अर्जुन और कुणाल पर पड़ी, जो वहां पहुंच चुका था और डर से हाँफ रहा था। सरपंच ने गहरी आवाज में आदेश दिया, अर्जुन, कुणाल, दोनों इधर आओ। कुणाल घबराकर बोला, सरपंच जी, ये सब क्या हो रहा है, गांव में कोई सुरक्षित नहीं है। सरपंच ने कड़क आवाज में कहा, तुम दोनों अपना सामान तुरंत उठाओ और मेरे घर चलो। अर्जुन चौंक गया और बोला, पर सरपंच जी, अचानक क्यों। सरपंच ने उसके सवाल को काटते हुए गंभीर लहजे में कहा, तुम लोग मेहमान हो और तुम्हारा किराए का घर अब बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जब तक हालात शांत नहीं होते, तुम दोनों मेरी निगरानी में रहोगे। ये मेरा फैसला है और इस पर कोई बहस नहीं होगी। अर्जुन और तारा एक दूसरे को देखते रह गए, डर, हैरानी और सवालों से भरी आंखों के साथ, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि ये सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं था। गांव में कुछ ऐसा चल रहा था जो उनसे छुपाया जा रहा था, और अब सरपंच के घर जाकर वे उस रहस्य के और करीब पहुंचने वाले थे। अर्जुन और तारा लाश के पास खड़े सदमे में थे।
उन्हें अब साफ समझ आ चुका था कि उनकी अजीब खोज अब खतरनाक सच में बदल चुकी है। उसी समय सरपंच ने कड़क आवाज में अर्जुन और कुणाल को बुलाया और आदेश दिया कि उनकी सुरक्षा के लिए अर्जुन और कुणाल तुरंत उनका सामान लेकर सरपंच के घर चलें। भीड़ की फुसफुसाहट के बीच सब लोग मुड़ने लगे तो सरपंच की बेटी आरती भी वहां आ गई थी। वो शांत थी, गंभीर थी और उसके चेहरे पर दुख साफ दिख रहा था। सरपंच ने उसे देखकर कहा, आरती बेटा, ये अर्जुन और कुणाल हैं। ये अब हमारे मेहमान हैं जब तक गांव में शांति नहीं होती, और इनकी देखरेख की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आरती ने हल्की गंभीर आवाज में कहा, जी पिताजी। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा और सम्मान से बोली, स्वागत है अर्जुन जी। मुझे अफसोस है कि आपको इस हालात में हमारे गांव आना पड़ा। अर्जुन ने थोड़ा हड़बड़ा कर कहा, हमें उम्मीद है सब जल्द ठीक हो जाएगा। जब उनकी आंखें मिली, तारा पास खड़ी ये सब चुपचाप देख रही थी। अर्जुन की काइंडनेस और आरती को अर्जुन से इतने प्यार से बात करता देख तारा के दिल में हल्की जलन उठी। अर्जुन ध्यान बटाए खड़ा था, तभी तारा ने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और धीमी बुझी आवाज में बोली, चलो नंदिनी, हमें घर जाना है। नंदिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ चल। उधर अर्जुन और कुणाल अपना सामान उठा रहे थे और उधर तारा और नंदिनी अलग रास्ते पर निकल चुकी थीं। गांव की सड़क पर अब दो दिशाएं बन गई थीं। अर्जुन, कुणाल, सरपंच और आरती उस बड़े घर की तरफ जा रहे थे और तारा नंदिनी के साथ वापस धर्मवीर के घर लौट रही थी। वही घर जहां वो बंद बक्सा और उसकी फंसी हुई रिंग उसका इंतजार कर रही थी। जाते जाते तारा ने पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन और आरती साथ साथ दूर जा रहे थे और उसकी आंखों में दर्द और ईर्ष्या का अजीब सी फीलिंग थी जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी।